हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर फर्स्ट आपका है हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। ये चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इस चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन जो है पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत जो है इंटरेस्ट आने वाला है। क्लियर? वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सभी बच्चे जानते हैं यूरोप जो है वो क्या है। यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप कोई अलग से कंट्री नहीं है, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, देश हैं। क्लियर? अब देखिए, जो यूरोप है उसके अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ। सबसे पहले अगर हम देखें कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक ऐसे राष्ट्र राज्य का विचार, उसका जिसमें नागरिकों का जो है, जो भी नागरिक हैं उनका सम्मान हो, उनकी जो है समान पहचान हो, उनका समान इतिहास हो। ये जो भावना लोगों में थी वो क्या थी, वो राष्ट्रवाद का जन्म का कारण रही। क्लियर? इसी भावना ने लोगों में एक राष्ट्रवाद की जो लहर आई, उसी से इसका क्या हुआ, उदय हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक जो है पिक्चर दिखाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर कि जो राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म जो है उसके लिए मेन दो कारण रहे। क्लियर? सबसे पहला जो है, जो दिखाया गया है वो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। आपने क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति जो है उसके बारे में पढ़ा है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और जो है उसमें राष्ट्रवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है उदय होने में एक बहुत बड़ा हाथ है। क्लियर? इसके बारे में एक जो है कोट भी कही जाती है कि अगर फ्रांस को जुकाम होता है, छींक आती है, तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो यूरोप है उसमें जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ पूरे यूरोप में, उसका जो बीज है वो कहाँ से आया, वो फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, वहाँ से इसका जन्म हुआ। ठीक है। उसके अलावा जो आप कह सकते हो दार्शनिक जो थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स थे, मॉन्टेस्क्यू थे, उनके जो विचार थे, लोगों ने वो विचार जो है, वो विचार लोगों को एक तरह से जैसे होता है ना कि सपना दिखा देते हैं कि आप जो है स्वतंत्र हो सकते हो, निरंकुश जो शासन है वो ख़त्म हो सकता है, सब लोगों को इक्वल राइट मिल सकते हैं। तो वो एक सपना जो दिखाया वो यहाँ पर दिखाया दार्शनिकों के द्वारा, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है उसका जन्म हुआ। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है, वो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी पहले जो है क्या था, फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहाँ पे राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है शासक जो है वो राजा थे और उन्हीं की जो है वहाँ पे प्रभु सत्ता थी, वही उन्हीं के फैसले अंतिम फैसले होते थे। लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो प्रभु सत्ता है वो राजतंत्र से निकलकर जो नागरिक हैं उनके हाथों में वो हस्तांतरित हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। यानी वहाँ पे एक तरह से राजतंत्र हटकर एक तरह से जो है लोकतंत्र, उसकी शुरुआत हो गई। क्रांति की घोषणा के अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वो ही उसकी नियति जो है वो तय करेंगे। क्लियर? यानी अब जो बागडोर थी वो किसके हाथों में आ गई, वो जनता के हाथों में आ गई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी 19वीं सदी में राष्ट्रवाद जो है वो अपनी पूरी एक तरह से चरम सीमा पर था और जिसने क्या किया, जिसने जो राजनीति है और जो मानसिक जगत का मतलब क्या है कि लोगों की सोच में एक परिवर्तन आया और लोगों ने
इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम जो है एक अलग से हमारा भी राष्ट्र हो, हम जो सब एक जैसे हैं, जो हम भाई भाई हैं, हमारा एक अलग से एरिया हो, ठीक है, एक अलग से हमारा राष्ट्र हो, और जहाँ पर हम सबको जो है हमारे अधिकार वो दिए जाएं, और हम जो सरकार चुने वो जो है क्या हो, वो सरकार हमारे अनुसार जो है वो कार्य करे। क्लियर। देखिए जो 18वीं सदी है उसमें आप कह सकते हो जैसे कई देश जो है, अगर हम एग्जांपल ले, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सब इस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इनको देखते हैं। ये सभी छोटे छोटे राज्यों में जो है टुकड़ों में बटे हुए थे, और इनका अपना एक क्या था, स्वतंत्र जो है शासक था। क्लियर। इस जो क्रांति है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इसमें जो फ्रांस है पहले एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर एक निरंकुश जो राजा था उसका जो है क्या था, शासन था। तो आपने ये सब जो है 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इन परिवर्तनों से क्या हुआ, अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर क्या हुआ, जो आप कह सकते हो कि जो वंश जो है जिनका शासन लगातार चलता आ रहा था, उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, एक साझा इतिहास या विरासत की जो है क्या थी, भावना थी। यानी राष्ट्र राज्य जो है वो बनने लगे, और उनकी जो है नागरिकों की एक साझा पहचान थी, एक साझा इतिहास था, और विरासत की भावना थी। यानी जिनकी एक विरासत थी, जो एक ही तरह की भाषा बोलते थे, वो सब एक राष्ट्र राज्य के निर्माण के रूप में उभरने लगे। उसके बाद देखिए एक तो कारण ये हो गया, दूसरा था राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार। ये एक पेंटिंग जो है ये आपको यहाँ पर बहुत ही आप कह सकती हो कि इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। और ये जो पेंटिंग थी फ्रेडरिक सारियू की पहली पेंटिंग थी, और इस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उन्होंने चित्रित की गई थी। क्लियर है। तो ये पेंटिंग जो है देखिए 1848 में एक फ्रांसीसी जो है कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। यानी मैंने आपको बताया कि जो दार्शनिक थे ना, उन्होंने लोगों को सपने दिखाए अपने विचारों, अपनी कल्पना के थ्रू। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे जो है देश में एक निरंकुश राजा है, अब सपना ये है कि वो निरंकुश राजा जो है वो हट जाए और हमारा प्रभुत्व हो जाए, सब लोगों को समानता का अधिकार मिले, सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले। तो वो क्या होगा, वो एक सपना होगा। वो सपना कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा। वो सपना जो दिखाने वाले लोग थे वो ये लोग थे दार्शनिक। ठीक है। तो उसमें फ्रेडरिक सारियू का एक अपना ही अहम रोल है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा संसार रचा अपनी कल्पनाओं से, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है। और सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त जो है अवशेष वो बिखरे हुए हैं। तो इस प्रतिमा में देखिए क्या दिखाया गया है। ये जो प्रतिमा है ये स्वतंत्रता की देवी हैं। इनके एक हाथ में मसाल है, ठीक है, और एक हाथ में अधिकार पत्र है, जो ठीक है, लोगों का अधिकार पत्र, यानी क्या लोगों के अधिकार हैं जो उनको दिए जाने चाहिए। और ये जो पूरी एक लंबी कतार है, इसमें जो लोग जो हैं वो किसकी डिमांड कर रहे हैं, लोग वो स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं। क्लियर। और इसके अंदर अलग अलग जो है आप यहाँ पर जो फ्लैग हैं वो भी देख रहे हो, सारे जो फ्लैग हैं वो अलग अलग कलर के हैं। यानी जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग एक राष्ट्र राज्य का निर्माण जो है वो चाहते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण। और निरंकुश जो शासन है, मोनार्की जो सिस्टम है, उसका अंत ये लोग चाहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ये नीचे जो है यहाँ पे ये जो है कुछ दिखाया गया है अवशेष। इस अवशेष में यहाँ पर ये क्राउन्स यानी जो होते हैं ना मुकुट, वो मुकुट जो है टूटे हुए, बिखरे हुए पड़े हुए हैं। क्लियर। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो चित्र है ये वाला एरिया ये बताता है निरंकुश शासन का अंत, कि
जब स्वतंत्रता यानी राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आई है, उसके बाद लोग जो है क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे और वो अपने जो फैसले हैं वो खुद लेंगे और निरंकुश शासन का अंत जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ लोगों में। अब देखिए राष्ट्रवाद की उदय के जो है कारण क्या क्या रहे। सबसे पहला कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। तो लोग जो है निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी उससे बिल्कुल तंग आ चुके थे, जिसके कारण उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। सेकंड है उदारवादी विचारों का प्रसार। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो दार्शनिक है जैसे कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक सारियू थे, उसके अलावा जो है मॉन्टेस्क्यू थे। तो इन सब लोगों ने जो है क्या है कि एक तरह से लोगों को आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता का जो सपना दिखाया, उस सपने ने राष्ट्रवाद की चिंगारी को हवा दी। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। तो ये जो है लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना, समानता, आपस में जो भाईचारा था, ठीक है, उसने भी राष्ट्रवाद को बल दिया। नेक्स्ट है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, यानी मध्य वर्ग आपने 9th में पढ़ा था फ्रेंच जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, तो जब उन लोगों को शिक्षा मिलने लगी तो उनके अंदर अपने अधिकारों को लेने की जो लालसा जगी, उसने राष्ट्रवाद की भावना को एक बहुत बल दिया। तो यहाँ पर शिक्षित मध्य वर्ग जो है उसकी बहुत अधिक यहाँ पर भूमिका रही थी राष्ट्रवाद के उदय में, क्योंकि जो मध्य वर्ग है उसकी संख्या ज़्यादा और आप कह सकते हो कि एक तरह से वो लोग जो है अपने अधिकारों के लिए आगे आए। अब यहाँ पर आपको बहुत ही जो है कह सकते हो आसान से जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट कीजिए कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद की जो है आप कह सकते हो कि बीज की तरह आप फ्रांसीसी क्रांति को ले सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। क्लियर, क्योंकि इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपा और पहली बार एक भाषा, भौगोलिक भाग और संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं। तो निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब क्या है कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। राजतंत्र जो है वो निरंकुशवाद का उदाहरण है। प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। ठीक है, यानी जो मुकुट बिखरे हुए हैं वो उसके अंत के रूप में है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद कई कारणों के कारणों के कारण उभर कर सामने आया, जैसे कि सांची विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा और एक भौगोलिक क्षेत्र। तो जो लोग जो है एक भाषा बोलने वाले थे, एक संस्कृति वाले थे, तो वो अपना एक अलग से राष्ट्र राज्य जो है वो चाहते थे, जिसके कारण यूरोपीय राष्ट्रवाद जो है उभरा और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो फ्रेडरिक सारियू ने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला में दिखाया कि निरंकुशवाद का अंत होगा और लोकतंत्र का उदय होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया। क्लियर है कि किस तरह से जो राष्ट्र राज्य हैं वो बनेंगे, लोकतंत्र का कैसे अंत होगा, स्वतंत्रता कैसे स्थापित होगी, तो ये सब उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।